VBU FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है, उनके लिए जो आपका माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसका हम लोग VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इसमें आपको पढ़ना रहता है दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम जो आपका होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, हम हिंदी में करवा रहे हैं। सभी VBI क्वेश्चन आंसर के साथ करवाएंगे, आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो चलिए, जो भी है आपकी सिलेबस या फिर प्रीवियस जो पूछा गया है उसी से क्वेश्चन लिया गया है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बीमा क्या है, यानी इंश्योरेंस क्या है, इसके उद्देश्य और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम समझते हैं आखिर बीमा क्या है, इंश्योरेंस क्या है। तो बीमा एक जो है सहकारी और वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से व्यक्ति या फिर कोई संस्था के एक बड़े समूह के बीच अनिश्चित वित्तीय जोखिम को साझा किया जाता है। यह एक कानूनी अनुबंध है जिसे बीमा पॉलिसी कहा जाता है, जिसमें एक पक्ष बीमाकर्ता दूसरे पक्ष बीमित व्यक्ति को एक पूर्व निर्धारित घटना के घटित होने पर वित्तीय हानि की भरपाई करने का वादा करता है, जिसके बदले बीमित व्यक्ति एक निश्चित शुल्क का भुगतान करता है। वही हमारा इंश्योरेंस होता है। यानी ये समझिए कि ये जो आपका इंश्योरेंस है, आपको पता है इंश्योरेंस क्या है, एक समझ लीजिए सहकारी और वैज्ञानिक तरीका है जिसमें कोई भी संस्था या फिर कोई व्यक्ति आपको समूह के माध्यम से एक मतलब श्योर करता है, आपको निश्चित देता है कि वित्तीय जोखिम देंगे, आप प्रीमियम करवाइए, ठीक है, आप शुल्क भरिए, एक छोटा सा शुल्क जो भी रहेगा उसको, वही बीमा पॉलिसी होती है जिसमें अगर आपके साथ कोई घटना घटता है तो उसके बदले आपको जो है कंपनी आपको वित्तीय हानि की पूरी भरपाई करती है, इसका वादा करता है, वही आपका होता है बीमा इंश्योरेंस। आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। आगे देखिए कि इसका कुछ जो है ना मतलब परिभाषा टाइप में समझ लीजिए, या फिर कोई बड़े वैज्ञानिक के माध्यम से आखिर उनका क्या मानना था बीमा पर। तो पहला जो है हमारा वो है सर विलियम वेविरिज। इनका कहना था, इनके अनुसार जो है वो है कि बीमा सामूहिक रूप से जोखिम उठाने वाला एक विधि है, ये इनका मानना था, ठीक है, जिसमें बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन की एक विधि है। ये इनके द्वारा कहा गया था, किनके द्वारा, सर विलियम वेवरेज, ठीक है। आगे देखिए दूसरा जो है वो न्यायमूर्ति टिंडल के द्वारा क्या कहा गया था, तो उन्होंने जो है इसे कानूनी दृष्टिकोण से एक अनुबंध माना है, यानी एक बॉन्ड के जैसा माना है, एक रूल बॉन्ड के जैसा माना है। तो बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्ष यानी कि जो बीमा करता है और एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम वगैरह एक दूसरे के बदले पक्ष को भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना से होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है कि अगर कुछ आपको होता है तो उसके बदले हम आपको उसकी भरपाई देंगे। तो ये होता है आपका बीमा इंश्योरेंस। आगे जो तीसरा वो है RS शर्मा के द्वारा। तो इन्होंने जो है बीमा को एक सहकारी प्रयास के रूप में देखा। बीमा वह सरकारी व्यवस्था है जिसके द्वारा सहकारी व्यवस्था, सरकारी नहीं, जिसके द्वारा अनिश्चित जोखिमों को निश्चित रूप से बदला जाता है और बहुत ही व्यक्तियों को जोखिम के एक ही समूह पर फैला दिया जाता है। ये इनके RS शर्मा के द्वारा कहना था। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं भी रखिएगा चलेगा, आप अपने अनुसार भी जो है छोटा सा इंट्रो लिख दीजिएगा, चलेगा। फिर है मैंगी, जो आपका है जॉन मैंगी, उसके अनुसार जो है यह एक ऐसी योजना है जिसमें कोई व्यक्ति मतलब कई सारा व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को हानि को बांटता है, यानी उसका नुकसान को बांटता है प्रीमियम के माध्यम से, ठीक है। तो वही होता है, देखिए लिखा है कि बीमा एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा बड़ी संख्या में लोग आपस में मिलकर उन जोखिमों को स्थानांतरित करते हैं जो एक व्यक्ति पर आ सके, ठीक है। तो ये है, ये सभी परिभाषा के रूप में ये सभी लोगों का मानना था, वैज्ञानिकों का। तो आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आगे देखिए, आगे जो हमारा है वो है बीमा का उद्देश्य, यानी इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है, इंश्योरेंस करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिसमें पहला हो गया हम लोग का जोखिम स्थानांतरण। जोखिम स्थानांतरण क्या है, तो बीमा का एक प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय जोखिम को बीमित व्यक्ति से बीमा कंपनी को हस्तांतरित करना। व्यक्ति अकेले बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन कंपनी इसे सामूहिक रूप से प्रबंधित कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला जोखिम हस्तांतरण मतलब ये हुआ कि
बीमा का जो भी प्राथमिक उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो भी बीमित व्यक्ति है उसको बीमा कंपनी से ट्रांसफ़र करवाना, ठीक है। उसके जितने भी मतलब वित्तीय सहायता कोई भी व्यक्ति जो अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए जो कंपनी है वो प्रीमियम लागू करती है ताकि आपका नुकसान भी जो है कंपनी भुगत सके। आप थोड़ा सा भरिए, उसमें एक निश्चित समय के लिए रहता है, ठीक है। फिर आगे है वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता, दूसरा इसकी उद्देश्य है। यह अप्रत्याशित घटना जैसे कि मृत्यु हो गया, बीमारी हो गया, दुर्घटना हो गया या संपत्ति के नुकसान के कारण होने वाले भारी वित्तीय झटके से बचाता है, जिससे व्यक्तियों और परिवारों की आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, ठीक है। यानी इंश्योरेंस रहता है तो आप देखे होंगे गाड़ी टूटता है तो इंश्योरेंस में बन जाता है, खर्चा बचता है। किसी की बीमारी या फिर मौत वगैरह हो जाती है वैसे तो उसमें आपको मतलब जो भी लगता है, जो भी खर्चा होता है, जो भी नुकसान होता है वो भरपाई करता है कंपनी, जिससे आपका जो है आर्थिक स्थिरता भी बनी रहती है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि सामूहिक जोखिम साझाकरण, ठीक है, साझाकरण यानी सामूहिक जोखिम को जो है शेयर करने का। जैसे बीमा बड़ी संख्या के सिद्धांत पर काम करता है। कई लोग प्रीमियम का भुगतान करते हैं और उनमें से कुछ को होने वाले वास्तविक नुकसान की भरपाई इसी सामूहिक कोष से की जाती है। यानी क्या होता है, कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा लोग प्रीमियम लिए। अब जैसे 1 साल का प्रीमियम है, अब मान लीजिए कि जो लिए हैं उनको कुछ नहीं हुआ तो वो 1 साल का पैसा तो चल गया लेकिन प्रीमियम का फ़ायदा नहीं ले पाए। लेकिन मान लीजिए वही 1 साल में 100 में से किसी एक व्यक्ति को नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई वही सभी 100 लोगों के पैसे से की जाती है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पूंजी निर्माण और निवेश, बीमा कंपनियां प्रीमियम के रूप में एकत्र किए गए विशाल धन का निवेश विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में करती है, जिससे देश में पूंजी निर्माण होता है और आर्थिक विकास को गति भी मिलती है। यानी जो पैसा आप इंश्योरेंस के तौर पर जमा करते हैं वो क्या करता है, सरकारी कामों में भी और निजी कामों में भी निवेश कर देती है, ठीक है, कंपनी, जिससे जो है देश का जो है पूंजी भी निर्माण होता है, आर्थिक विकास में भी गति मिलती है। तो ये भी इसकी उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। आगे जो है वो व्यापार नियंत्रणता, व्यवसाय बीमा पॉलिसी जैसे कि अग्नि बीमा हो गया, समुद्री बीमा हो गया, किसी भी बड़ी आपदा के बाद व्यवसायों को फिर से शुरू करने और संचालन जारी रखने में मदद करती है, ठीक है। तो ये सभी था बीमा, जो हमारा इंश्योरेंस है उसका उद्देश्य। अब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है वो देखेंगे हम लोग, आखिर इसका ज़रूरत क्या है, बीमा की आवश्यकता। तो चलिए, बोल रहा है कि वर्तमान अनिश्चित समय में बीमा की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ किसको कब कैसे हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए बीमा इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए। जिसमें पहला हो गया हमारा जीवन की अनिश्चितता, ये पहला आवश्यकता है, ठीक है। यानी जीवन जो है अप्रत्याशित है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी बीमारी हो सकती है, कभी भी विकलांगता वगैरह आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जीवन बीमा परिवार को कमाने वाले सदस्यों को खोने के बाद वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है कि अगर आपके मतलब किसी को कुछ होता है तो उनके बदले पूरा परिवार को जो है इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो ये सब जो है जीवन की अनिश्चितता के लिए। दूसरा हो गया आधुनिक जीवन के खतरे, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली ने नए जोखिम पैदा किए हैं, जैसे सड़क दुर्घटना, साइबर खतरे। तो ये सब सामान्य बीमा इन विशिष्ट जोखिमों को भी कवर करती है, उनका भी हानि का नुकसान जो होता है उनका भरपाई करती है। तो ये है दूसरी आवश्यकता। आगे तीसरी आवश्यकता हमारा वो है दोस्तों बढ़ती स्वास्थ्य लागतें। जैसे हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, क्योंकि देखिए चिकित्सा उपचार और अस्पताल के खर्च बहुत महंगे हो रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा इन खर्चों को कवर करके बचत को सुरक्षित रखता है। यानी आप हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर करवाते हैं तो अगर किसी तरीक़ा से हॉस्पिटल वगैरह का ज़रूरत पड़े तो वो भरपाई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो ये सभी चीज़ें। आगे देखिए कानूनी अनिवार्यता, कुछ प्रकार के बीमा कानूनी रूप से अनिवार्य है। उदाहरण के लिए भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी मोटर बीमा रहना जरूरी है, जो 5 साल के लिए वैलिड रहता है एक बार करवाने के बाद, न्यू गाड़ी लेने के बाद भी। और अगर आप जो है नहीं करवाते हैं तो आपको रोड पर चलने नहीं दिया जाएगा। तो कुछ जो है वो कानून की तरफ से बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका वाहन वगैरह में होता है ना। फिर आगे हो गया आपका मन की शांति के लिए, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है मन की शांति। बीमा होने से व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, यानी स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि उसे पता रहता है अगर उसे कुछ हुआ
तो उसके परिवार को जो है वित्तीय सहायता मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके संकट समय में उसे जो है इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प मिल जाएगी। तो ये सभी जो है बीमा कंपनी की आवश्यकता और उद्देश्य वगैरह थी। आगे निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि बीमा एक अनिवार्य वित्तीय उपकरण है जो अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को अप्रत्याशित वित्तीय नुकसान से बचाता है, जोखिम को सामूहिक रूप से शेयर करता है और आर्थिक स्थिरता और विकास में भी बहुत बड़ा योगदान देता है, जिसके संबंधित जितने भी संबंधित पक्षों को मन को शांति भी मिलती है। यानी कहने का मतलब बीमा कंपनी बहुत ज़रूरी है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस हर एक तरह से आपको वित्तीय सहायता करती है ज़रूरत पड़ने पर, साथ ही साथ देश के विकास में भी, आर्थिक विकास में भी स्थिरता बनाए रखती है। तो ये सभी बीमा के बारे में हमारा था। बीमा क्या है, बीमा के उद्देश्य, बीमा की आवश्यकता। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया और आवश्यकता यानी आवश्यक योग्यता का वर्णन कीजिए। यानी जैसे कि बीमा एजेंट अगर आपको बनना है तो उसके बनने की प्रक्रिया क्या है और आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की चांसेस भी है, तो आप इसे जो है इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए लिखा है कि बीमा एजेंट बनना भारत के लिए एक बहुत ही विनियमित पेशा है, जिसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा निर्धारित सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। एक बीमा एजेंट कंपनी, ठीक है, और ग्राहकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। उत्पादकों अपने उत्पादों को बेचता है, यानी अपने इंश्योरेंस को बेचता है, समझा कि कितने समय के लिए क्या फ़ायदा मिलेगा। ग्राहक सेवा प्रदान करता है और दावा निपटाने में भी सहायता करता है, यानी उसे फिर लास्ट में क्लेम दिलाने में भी मदद करता है। वही बीमा एजेंट का काम है। ठीक है, यानी पूरा जो है रूल वगैरह, कंडीशन वगैरह फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो कि IRDAI के द्वारा फिर एक मतलब ग्राहक और कंपनी के बीच जो है एक कड़ी के रूप में काम करता है, यानी कंपनी से उसे जो है समय समय पर सेवा देना, फिर दावा निपटाने में मदद करना। तो ये सब बीमा एजेंट का काम है। अब आगे देखेंगे आवश्यक योग्यता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए एक बीमा एजेंट बनने के लिए। तो बीमा एजेंट अगर किसी को बनना है, उसके लिए इच्छुक व्यक्ति हैं, तो कुछ बुनियादी मापदंड को पूरा करना अनिवार्य है। क्या क्या होना चाहिए, तो पहला हो गया कि न्यूनतम सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए बीमा एजेंट बनने के लिए। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति कानूनी रूप से अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम है। तो ये पहला चीज़। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में लिखा गया है कि IRDAI के अनुसार व्यक्तिगत बीमा एजेंट बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो 10वीं पास होनी चाहिए, उसमें पास होना चाहिए। हालांकि शहरी क्षेत्रों में या कुछ बीमा कंपनी द्वारा अक्सर 12 पास या फिर स्नातक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह बेहतर संचार कौशल और उत्पाद की समझ में मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली 10th पास होना चाहिए, लेकिन शहर वगैरह में कई बार कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है तो वो 12 वालों को और ग्रेजुएशन वालों को जो है ज़्यादा प्राथमिकता देती है। तो ये सभी है ताकि वो अच्छे से समझा सके, अपना इंश्योरेंस बेच सके। ठीक है, और तीसरी आगे देखिए कि आवश्यक दस्तावेज। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित वैध दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला हो गया आपका पैन कार्ड। यह जो है इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर है आधार कार्ड, पहचान पत्र। पहचान और पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट वगैरह आवश्यक होती है। फिर आगे आपका जो, अगर आपको जो है न्यूनतम शिक्षा का अगर 10th पास का है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है, फिर है बैंक विवरण। कमीशन जो आपको मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस वगैरह बेचने के बाद जो कमीशन मिलता है उसको प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण होना चाहिए या फिर रद्द किया गया चेक। तो ये सभी चीज़ें आपको होना चाहिए। ठीक है, ये सब अनिवार्य चीज़ है बीमा एजेंट बनने का। अब इसका प्रक्रिया क्या है, यानी कि बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया क्या है, तो वो समझेंगे हम लोग। तो एक बार योग्यता पूरी हो गई, पूरी हो जाने पर बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। ठीक है, जिसमें पहला हो गया, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि एक बीमा कंपनी का चयन कीजिए आप। जैसे आप इच्छुक व्यक्ति को यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार का बीमा बेचना पसंद करते हैं, यानी कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा
या फिर सामान्य बीमा, यानी कौन सा आप इंश्योरेंस बेचना पसंद करते हैं, तो वो आपको सबसे पहले आपको चुनना पड़ेगा और उस क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रतिष्ठित कंपनी यानी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी का चयन करना होगा जिसमें आपको काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं। उसके बाद कंपनी का चयन करने के बाद व्यक्ति को उनके स्थानीय शाखा या फिर कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो ये सब प्रोसेस है। यानी कई बार क्या होता है, आप अपने तैयार हो जाइए हर एक चीज़, फिर डायरेक्ट कार्यालय में जाके बात कर लीजिए या फिर आप जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी कई बार आवेदन किया जाता है, तो वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये है। फिर दूसरा आगे जो हमारा आवेदन और पंजीकरण, आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं। कंपनी दस्तावेजों की समीक्षा करती है, यानी उसको जो है चेक करती है, ठीक है। और प्रारंभिक जांच के बाद उम्मीदवार का पंजीकरण प्रशिक्षण के लिए करती है, यानी ट्रेनिंग के लिए फिर जो है उस उम्मीदवार को, उस कैंडिडेट को जो है जांच के बाद पंजीकरण करती है, ठीक है। फिर आगे क्या करती है, तीसरा अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना। यह प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। IRDAI के द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान आमतौर पर बीमा कंपनी द्वारा ही संचालित की जाती है, ठीक है। उसका निर्धारित घंटों का जो है आपका ट्रेनिंग पूरा करना होगा, प्रशिक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में देखिए क्या है कि प्रशिक्षण की अवधि क्या है। व्यक्तिगत एजेंटों के लिए प्रशिक्षण अवधि आमतौर पर 25 घंटे होते हैं। एकीकृत लाइसेंस के लिए यह अवधि अधिक हो सकती है। पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, जिसको POSP बोलते हैं, उसके लिए 15 घंटे होते हैं। तो ये सब छोटी सी ट्रेनिंग वगैरह ली जाती है कि आखिर आप कर पाएंगे, आप काबिल हैं या नहीं है, तो ये सब चीज़ के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है, अगर आपका ट्रेनिंग लिया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए प्रशिक्षण का उद्देश्य बीमा की मूल बातें, उसका कानून, उसका जो है रूल वगैरह, इन सभी को अच्छे से आपको पता करवाना। फिर उत्पाद का ज्ञान, यानी कि कौन से स्कीम में क्या फ़ायदा है कस्टमर को, क्या कंपनी को फ़ायदा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान दिलवाना। फिर अंडर राइटिंग प्रक्रिया और पेशेवर नैतिकता वगैरह सिखाना। तो ये सब के लिए आपको ट्रेनिंग दिलवाया जाता है, प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है, पूर्व लाइसेंसिंग परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार को भारतीय बीमा संस्थान यानी कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया III या फिर IRDAI द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन परीक्षा पास करना होता है, ठीक है। और इसे पास करने के बाद ही आपको जो है आगे का प्रोसेस पूरा होता है। परीक्षा का नाम क्या होता है, यह आमतौर पर जो है IC 38 के रूप में जानी जाती है। उद्देश्य इसका क्या है कि परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार के पास ग्राहकों को सही जानकारी देने के लिए सब ज्ञान आ चुका है, समझ आ चुकी है, तो इसलिए ये परीक्षा लिया जाता है। उसके बाद आपका जो पांचवा हो गया वो IRDAI से लाइसेंस प्राप्त करना। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीमा कंपनी IRDAI पोर्टल पर उम्मीदवार की ओर से लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करती है। सभी सत्यापन और शुल्क भुगतान के बाद IRDAI एक लाइसेंस जारी करता है जो उम्मीदवार को आधिकारिक तौर पर एक बीमा एजेंट के रूप में काम करने का अधिकार देता है ये लाइसेंस। तो ये सभी प्रक्रिया के माध्यम से जो है एक बीमा एजेंट बना जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, आगे और एक छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद न्यूनीकरण और आचार संहिता। यह लाइसेंस आमतौर पर 3 साल तक के लिए ही वैलिड रहता है और इस समय में न्यूनीकृत किया जाता है। एक एजेंट को IRDAI द्वारा निर्धारित सख्त आचार संहिता का भी पालन करना चाहिए, जिसमें ग्राहकों के हित को सबसे पहले रखना चाहिए, यानी कस्टमर का सबसे पहले उसका मांग क्या है उसे सबसे पहले रखना है। किसी भी अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए, किसी भी गलत तरीका से व्यवहार नहीं करना चाहिए कस्टमर वगैरह के साथ। तो ये सभी प्रोसेस से आप जो है एक बीमा एजेंट बन सकते हैं। उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और क्या प्रक्रिया, वो सभी चीज़ हमने देखा, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष है कि बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया शिक्षा, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। यह एक सुनिश्चित करती है कि एजेंट न केवल पॉलिसी बेचे बल्कि ग्राहकों को सही वित्तीय सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहे, नैतिक रहे और पैसा व्यक्ति को स्वरोजगार के साथ साथ समाज की सेवा करने का भी एक सम्मानजनक अवसर प्रदान कर सके। बीमा एजेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता,
क्लेम करने में भी मदद करता है, उसके बीच आ रही कोई भी समस्या को भी हल करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सभी बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन है कि बीमा एजेंट के प्रमुख कामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। चलिए देखिए, आंसर बोला है कि बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे बीमा कंपनी द्वारा अपनी ओर से बीमा पॉलिसी बेचने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी सेलेक्ट किया जाता है, ताकि हमारा जो है कंपनी बोलती है कि हमारा अच्छे से आप जो है बेच सकते हैं पॉलिसी और उसे कस्टमर को सेवा दे सकते हैं, तो वही होता है हमारा बीमा एजेंट। भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक एजेंट को IRDAI, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। वह एक बीमा कंपनी और बीमित ग्राहक के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। यानी ये जो आपका बॉडी है IRDAI, ये जो आपका चीज़ है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती ग्राहक और कंपनी के बीच रूल वगैरह बना के। ठीक है, इसलिए यहाँ से लाइसेंस प्राप्त करना एक एजेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और एजेंट कौन होता है? जो पॉलिसी बेचता है, जो ग्राहक को अच्छी सेवा दे पाता है। आगे देखेंगे एक एक करके पूरे काम इसके, यानी कि बीमा एजेंट का जो भी काम है वो अच्छे से हम समझेंगे। जिसमें पहला हो गया बिक्री पूर्व कार्य, यानी आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो उसके लिए उसको बेचने से पहले क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संभावित ग्राहक की खोज करते हैं। यह एजेंट का काम है कि आरंभिक, ये सबसे पहला चरण है जहां वे विभिन्न माध्यम से, जैसे कि डायरेक्ट मेल करके, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके ऐसे व्यक्ति का सूची तैयार करते हैं जो बीमा ले सके, जो लेने के लिए इच्छुक हो वैसे व्यक्ति का। उसके बाद क्या करते हैं? प्रारंभिक संचार, यानी सबसे पहले उससे पूछताछ करते हैं। एजेंट ग्राहक से मिलकर उसकी जीवन शैली, भविष्य की योजना और परिवार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझते हैं, पूछते हैं। उसके बाद ही फिर आगे क्या करते हैं? ज़रूरतों का वर्गीकरण। वह ग्राहक को उसकी प्राथमिकता के आधार पर समझता है और उसे पहले जीवन बीमा चाहिए या फिर स्वास्थ्य बीमा, ये सभी चीज़ पूछ के उसके बाद आगे का काम करता है। तो ये सबसे पहला काम हो गया जो कि किसी भी इंश्योरेंस को बेचने से पहले एक बीमा एजेंट करता है। पहले ग्राहक को खोजना, फिर उससे बातचीत करना, फिर उससे पूछना कि जीवन बीमा चाहिए या फिर स्वास्थ्य बीमा। फिर आगे है दूसरा, वो है तकनीकी और परामर्श संबंधी काम। योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। एजेंट बाजार में उपलब्ध विभिन्न योजना की तुलना करके ग्राहक को यह बताता है कि कौन सा प्लान उसके लिए किफ़ायती या फिर लाभदायक है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ग्राहक वगैरह होते हैं जो पूछेंगे कि हमको जो है ये महंगा पड़ रहा है, ऐसे है वैसे, तो हर एक तरह से उसे समझाना है। किसी और प्लान या फिर कुछ और स्कीम से तुलना करके ग्राहक को अच्छे से समझाना रहता है। ठीक है, उसमें जिसका फ़ायदा हो वो सभी बताना रहता है। फिर जोखिम प्रबंध, वह ग्राहक को समझाता है कि बीमा निवेश नहीं बल्कि जोखिम का हस्तांतरण है, यानी कि कुछ भी जोखिम वगैरह होता है तो उसमें आपका वित्तीय सहायता है, ये जो है निवेश सिर्फ नहीं है। तो ये सभी चीज़ समझाना। फिर है राइट्स की जानकारी। एजेंट अतिरिक्त लाभ जैसे कि दुर्घटना लाभ और गंभीर बीमारी लाभ के बारे में भी विस्तार से बताता है, ताकि कस्टमर को, ग्राहक को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, उसके बाद जो है अपना बीमा प्रस्ताव की प्रक्रिया रखता है। प्रस्ताव पत्र भरने में सावधानी। एजेंट सुनिश्चित करता है कि फॉर्म के हर कॉलम को ईमानदारी से भरा जाए। वह ग्राहक को चेतावनी देता है कि जानकारी छुपाने से भविष्य में क्लेम अटक सकती है, इसलिए आप जो भी दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताइएगा, जो भी भविष्य दीजिए, मतलब जो भी आप अपना डिटेल दीजिएगा, जानकारी दीजिएगा, वो सही होनी चाहिए। कुछ भी गड़बड़ाएगा तो दिक्कत हो सकता है। ये सब बोलते हैं बीमा एजेंट। ठीक है, उसके बाद एजेंट की गोपनीय रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ACR, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। एजेंट अपनी रिपोर्ट में ग्राहक के चरित्र के बारे में, आय का स्रोत के बारे में, स्वास्थ्य की अपनी ओर से पुष्टि वगैरह करके, जिसे बीमा कंपनी अंतिम निर्णय लेते समय आधार मानती है, यानी जो भी फॉर्म वगैरह भरा जाता है उन सभी में ये सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है, अपनी रिपोर्ट में भेजा जाता है। उसके चरित्र के बारे में, आय की स्रोत के बारे में, ठीक है, उसका स्वास्थ्य अभी कैसा है, ये सभी चीज़ों को। फिर आगे देखिए, बोला है कि प्रथम प्रीमियम रसीद, जिसको बोलते हैं फर्स्ट
FPR, ठीक है, ये प्राप्त करना, प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद प्रीमियम जमा करवाना और रसीद ग्राहक तक पहुंचाना, ये काम है। ये सब जो है बेचने से पहले है। आप देखिए बेचने के बाद क्या क्या सेवा करना रहता है वो देखिए। बिक्री पश्चात सेवा, जो पहला है हमारा कि पॉलिसी बॉन्ड का वितरण, पॉलिसी जारी होने के बाद मूल दस्तावेज ग्राहक को सौंपना और उसके हर पन्ने की जानकारी देना। यानी आप बॉन्ड पेपर दे रहे हैं तो उसको ग्राहक को उसके बॉन्ड पेपर दे देना और साथ ही साथ उसके हर एक पन्ने की जानकारी देना, रूल रेगुलेशन वगैरह, कंडीशन वगैरह, कब जमा करना है, क्या नहीं है, क्या करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी देना, ठीक है। फिर है दोस्तों लैप्स पॉलिसी का पुनरुद्धार। यदि ग्राहक किसी कारणवश प्रीमियम नहीं भर पाता है तो पॉलिसी बंद हो जाती है, तो उसे फिर से शुरू कराने में एजेंट मदद करता है। यानी कई बार क्या होता है, आर्थिक स्थिति के कारण ग्राहक जो है पॉलिसी नहीं भर पाता है तो उसके लिए उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाती है, तो फिर से उस पॉलिसी को शुरू करवाने में भी जो है बीमा एजेंट मदद करता है ना। आगे है दोस्तों कि नामांकन और समनुदेशन। पॉलिसी में नॉमिनी के नाम में बदलाव करना या फिर पॉलिसी को किसी बैंक के पास गिरवी रखकर लोन दिलाने में भी सहायता करता है बीमा एजेंट। तो ये सभी काम है। फिर आगे क्या है देखिए, दावा निपटाने, यानी लास्ट में जो है आपका क्लेम वगैरह करवाने या फिर कोई भी संकट के लिए मैनेजमेंट वगैरह करवाने में मदद करता है बीमा एजेंट। दावे की सूचना, दुर्घटना या फिर मृत्यु की स्थिति में तुरंत बीमा कंपनी को सूचित करना होता है ताकि उसे जो है क्लेम दिलवा सके कस्टमर को। फिर दस्तावेजों का संग्रह, यानी दस्तावेज वगैरह इकट्ठा करना, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल के बिल या फिर कोई भी अन्य कानूनी कागजात वगैरह जमा करने में दुखी परिवार का मार्गदर्शन करना और उन्हें समझा के उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके यानी उनसे सबमिट करवाना। फिर है मध्यस्थ्य की भूमिका, बीमा कंपनी की जांच टीम और परिवार के बीच एक समन्वय बिठाना ताकि क्लेम में देरी ना हो, तुरंत उन्हें जो है उनका अधिकार मिल सके। तो ये सभी काम करवाता है क्लेम करवाने में। छठा है दोस्तों, बोल रहा है कि कानूनी और नैतिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता बनाए रखना, ग्राहक की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को एकदम प्राइवेट रखना, उन्हें किसी और के पास शेयर नहीं करना, उनके हर एक चीज़ को सीक्रेट रखना। फिर है छूट का लालच ना देना। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के तहत एजेंट अपने कमीशन में से ग्राहक को छूट नहीं दे सकता, यह एक कानूनी अपराध है, ठीक है। यानी जो रियल पैसा लग रहा है वही होना चाहिए, छूट देने का लालच नहीं देना चाहिए, ये एक अपराध है। आगे है नियंत्रण प्रशिक्षण, एजेंट को समय समय पर IRDAI के परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर नई तकनीकों और नियमों को सीखना होता है। यानी बीच बीच में मीटिंग वगैरह के माध्यम से, ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से सीखते रहना पड़ता है। तो ये सभी काम है एक एजेंट का। निष्कर्ष देख लेते हैं, लिखा है दोस्तों कि अतः स्पष्ट है कि एक बीमा एजेंट का काम केवल फॉर्म भरवाना नहीं बल्कि एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई को सुनिश्चित करना और उसके परिवार के भविष्य को संवारना है। यह एक सलाहकार, विशेषज्ञ और संकट का साथी भी होता है। तो ये सभी काम है बीमा एजेंट का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है मित्रों कि बीमा दावे यानी कि जो क्लेम वगैरह करते हैं उसको निपटाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि आपका इंश्योरेंस है और किसी का मृत्यु वगैरह हो गया या फिर कोई दुर्घटना वगैरह हो गई या फिर आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, तो उसका निपटान कैसे करना है, उसका फ़ायदा कैसे लेना है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है बीमा अनुबंध का मुख्य उद्देश्य जोखिम की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जब वह घटना घटती है जिसके बाद बीमा लिया जाता है, जैसे कि मृत्यु घट गई या फिर मैच्योरिटी पूरा हो गया, तो बीमित व्यक्ति या फिर उसके आश्रितों द्वारा राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को दावा निपटान या फिर क्लेम सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। यानी हम जो इंश्योरेंस करवाए हैं उसे हम लेने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसे दावा निपटान कहते हैं। IRDAI के दिशा निर्देश के अनुसार यह प्रक्रिया पारदर्शी और तुरंत होनी चाहिए, यानी जल्दी होनी चाहिए, ये इनके द्वारा कहा गया है। IRDAI जो हमारा रूल है उसके द्वारा कहा गया है। तो दावों के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो प्रक्रिया को समझने से पहले हमें जानना होगा कि जो है दावा वो कैसा है। दो तरीके से होता है। एक होता है दोस्तों देखिए आपका
नहीं, बहुत तरीके से है, ठीक है, 3 तरीके से। पहला हो गया हमारा परिपक्व दावा, जो कि मैच्योरिटी यानी कि जिसका टाइम रहता है, यानी कि टाइम हो गया आपका, उसके बाद आपको क्लेम मिलेगा, तो वो हो गया आपका मैच्योरिटी क्लेम। पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर जीवित बीमित व्यक्ति को मिलता है, उसे बोलते हैं परिपक्वता दावा। फिर है मृत्यु दावा यानी डेथ क्लेम, पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर जो नॉमिनी है उन्हें मिलता है, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा जो हमारा वो है उत्तर जीवित लाभ, सर्वाइवल बेनिफिट, यानी मनी बैंक पॉलिसियों में समय समय पर मिलने वाला भुगतान को जो बोलते हैं, जैसे कि बोनस के रूप में, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग उत्तर जीवित लाभ। तो ये 3 तरीके से जो है दावा का प्रकार है। अब देखिए दावा निपटान का पूरा चरण हम लोग समझेंगे, कैसे कैसे जो है दावा निपटान किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। तो ये चीज़, तो सबसे पहले दावे की सूचना होती है। दावा प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कंपनी को जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति मर गया या फिर जिनका इंश्योरेंस था उसके साथ घटना हो गया। कौन दे सकता है जानकारी, कौन दे सकता है? तो जानकारी दे सकता है नामांकित व्यक्ति, कानूनी उत्तराधिकारी या फिर बीमा एजेंट जानकारी देता है कंपनी को। क्या जानकारी देगा? पॉलिसी नंबर जानकारी देगा, बीमित का नाम देगा, मृत्यु की तिथि देगा, स्थान देगा और कारण, यानी किस कारण से मृत्यु वगैरह हुई है। फिर समय सीमा क्या रहती है? घटना के तुरंत बाद होना चाहिए, यानी 30 से 90 दिन के अंदर सूचित करना होता है कंपनी को, ज़्यादा लेट नहीं करना होता। ये पहला चरण है कि सबसे पहला चरण जानकारी कंपनी को देना, ठीक है। फिर दूसरा चरण है कि आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, यानी सूचना मिलने के बाद कंपनी क्लेम फॉर्म जारी करती है। दावेदार को निश्चित दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसमें जरूरी दस्तावेज जो है वो है मूल पॉलिसी का बॉन्ड जो आपका होता है वो है, डिस्चार्ज वाउचर और दावेदार का बैंक खाते वगैरह का विवरण। फिर अगर मृत्यु वगैरह का अगर क्लेम है तो डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। आगे दुर्घटना के मामले में एफआईआर वगैरह का जो है जिरोक्स चाहिए होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा वगैरह चाहिए होता है अगर दुर्घटना से मौत वगैरह हुई है तो। फिर अस्पताल वगैरह का मामला है तो देखिए मेडिकल अटेंडेंट की रिपोर्ट और डिस्चार्ज समरी वगैरह जरूरी होती, तो ये सभी दस्तावेज जरूरी होता है, ठीक है, जिसका प्रस्तुतिकरण करना होता है, जिसको प्रस्तुत करना होता है। फिर तीसरा हो गया दस्तावेजों की समीक्षा। कंपनी का क्लेम विभाग प्राप्त दस्तावेजों की तकनीकी से जांच करता है, यानी कि अपना जो है जांच करता है पूरे सिस्टम से कि आखिर जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया वो सही है कि नहीं। जांच में क्या क्या किया जाता है? देखिए जांच की जाती है कि पॉलिसी लैप्स तो नहीं, नामांकन सही या फिर वैध है या नहीं, क्या सभी प्रीमियम का भुगतान किया गया है या नहीं। तो ये सभी जांच किए जाते हैं कंपनी के द्वारा किसी भी, ठीक है, पॉलिसी के से रिलेटेड अगर क्लेम लेना है तो। उसके बाद चौथा चरण जो हमारा हो जाता है वो जांच या फिर अन्वेषण। यदि मृत्यु पॉलिसी शुरू होने के 3 साल के भीतर होती है तो इसे अर्ली डेड क्लेम माना जाता है, यानी कि पॉलिसी शुरू होने के 3 साल, जैसे पॉलिसी शुरू हुआ और 3 साल के भीतर अगर मृत्यु हो गई तो उसे बोला जाता है अर्ली डेड क्लेम। कंपनी या पता लगाती है कि क्या पॉलिसी लेते समय किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय वगैरह को छुपाया गया था, तो ये सब जांच करती है, पता लगाती है। यदि धोखाधड़ी पकड़ी जाती है तो बीमा अधिनियम की धारा 45 के तहत कंपनी दावा खारिज कर सकती है, यानी उसे जो है क्लेम नहीं दे सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तो ये सभी चीज़ें कंपनी करती है, जांच वगैरह करती है। फिर आगे पांचवा दावे का मूल्यांकन। दस्तावेज और जांच सही पाने पर कंपनी गणना करती है कुल देय राशि, यानी कितना उसने दिया है, मतलब कितना देना है सो, फिर बीमित राशि, अर्जित बोनस वगैरह, आंतरिक बोनस वगैरह, यदि कोई बकाया प्रीमियम वगैरह, लोन वगैरह तो उसे भी, सब चीज़ को जो है वो मूल्यांकन करती है, गणना करती है, जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद छठा जो चरण होता है हमारा वो है अंतिम भुगतान का चरण, स्वीकृति। कंपनी क्लेम अप्रूवल लेटर भेजती है, भुगतान राशि सीधे जो आपका कैंडिडेट्स है, यानी कि जो कि आपका जिसने बीमा ले रखा उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाती है, किसी के हाथ में नहीं दिया जाता है। तो ये सब रूल है। फिर समय सीमा क्या होता है कि सभी दस्तावेज मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान करना जरूरी है। यदि जांच की आवश्यकता है तो अधिकतम 6 महीने का समय मिलता है, इससे ज़्यादा आप समय नहीं ले सकते। इसके बाद आपको
क्लियर करना होगा, रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करके पैसा भेजना होगा। तो ये सभी काम है, ऐसे जो है एक दावा निपटाया जाता है। निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि एक कुशल दावा निपटान प्रक्रिया बीमा कंपनी की साख यानी बनाती है, यानी रेपुटेशन बनाती है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल हर साल कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जारी करता है, जिससे ग्राहक को पता चल पाता है कि कौन सी कंपनी जो है हमारा जो है क्लेम सेटलमेंट अच्छे तरीके से सही तरीके से कर देती है। तो वो जो है रेशियो जारी किया जाता है हर साल, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी कंपनी हमें जो है इंश्योरेंस का क्लेम आसानी से दे पाती है, कौन सा कंपनी जो है नहीं दे पाती, ये सभी चीज़, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बीमा कंपनी की संगठनात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आंसर है कि एक बीमा कंपनी की संगठनात्मक संरचना वह ढांचा है जो कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम, अधिकारों और जिम्मेदारियों को विभाजित करता है। बीमा व्यवसाय जोखिम और सांख्यिकी पर आधारित होने के कारण इसकी संरचना अन्य वित्तीय संस्थानों से अलग होती है, जिसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण वगैरह का मिश्रण होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई बीमा कंपनी का जो संगठनात्मक संरचना होता है वो मतलब ऐसा ढांचा है, समझ लीजिए, जो कंपनी के टारगेट को पूरा करने के लिए काम करता है, अधिकार के लिए भी काम करता है और जिम्मेदारियों को वगैरह को मिला के काम करता है। तो बीमा व्यवसाय वगैरह जोखिम वगैरह और ठीक है जनसांख्यिकी वगैरह के आधारित होने वाला कोई भी कारण है, इसलिए इसका संरचना एक वित्तीय कोई भी संगठन है उससे अलग होती है। और ये जो है सेंट्रल और बिना सेंट्रल का मिश्रण होता है। तो ये सभी क्योंकि उसे जो है रूल वगैरह भी फॉलो करना रहता है और कुछ प्राइवेट वगैरह भी रहती है, तो समझ लीजिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मिश्रण होता है। आगे देखिए संगठनात्मक पदानुक्रम यानी देखेंगे तो बीमा कंपनी का प्रशासन ढांचा जो है वो 3 स्तर पर विभाजित होती है, यानी 3 स्तर पर फैला होता है। पहला स्तर जो हो गया उसे बोलते हैं शीर्ष स्तरीय प्रबंधन। इसमें बोर्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जिसको बीओडी बोलते हैं, चेयरमैन और सीईओ वगैरह शामिल होते हैं। इसका मुख्य काम क्या है, वो दीर्घकालीन योजना बनाना और IRDAI के नियमों का पालन सुनिश्चित कराना। तो ये पहला हमारा जो है स्तरीय प्रबंधन है, जिसमें डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन वगैरह आते हैं। फिर है मध्य स्तरीय प्रबंधन। इसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख और क्षेत्रीय प्रबंधन शामिल होते हैं, जो शीर्ष प्रबंधन की नीतियों को लागू करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट हमारा हो गया वो है निम्न स्तरीय प्रबंधन। इसमें शाखा प्रबंधन आ गया, प्रशासनिक अधिकार हो गया, एजेंट वगैरह आ गया और या फिर सीधे कस्टमर वगैरह आ गया। तो ये हमारा 3 स्तर में जो है इसका ढांचा बटा हुआ है संगठनात्मक, ठीक है। आगे देखिए प्रमुख कार्यात्मक विभाग इसका जो है वो कंपनी के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित विभाग का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं वो चलिए देखेंगे। तो पहला हो गया बीमांकिक विभाग। यह बीमा कंपनी का मस्तिष्क कहलाता है। एक्चुअरीज सांख्यिकी और गणितीय मॉडल का उपयोग करके जोखिम की संभावना और आकलन करने। इसका मुख्य काम पॉलिसियों का प्रीमियम निर्धारित करना और कंपनी की वित्तीय सॉल्वेंसी बनाए रखना इसका सबसे पहला काम है, जो कि बीमांकिक विभाग का है। और ये जो है बीमा कंपनी का मस्तिष्क कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे जो हमारा विभाग है वो है दोस्तों हामीदारी विभाग। यह विभाग तय करता है कि किस जोखिम को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसे रिजेक्ट करना चाहिए। यह प्रस्तावित बीमित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन शैली और वित्तीय स्थिति की जांच करता है। अंडरराइटर ही तय करता है कि किसी व्यक्ति को मानक प्रीमियम पर बीमा देना या फिर अतिरिक्त प्रीमियम वसूलना सही है या गलत है, क्या करना चाहिए नहीं करना। ये हामीदारी विभाग का काम है, ठीक है। किसको एक्सेप्ट करना है, किसी को रिजेक्ट करना है। फिर हो गया हम लोग का विपणन और वितरण विभाग। बीमा एक बेचा जाने वाला उत्पाद है और विभाग विभिन्न चैनलों के माध्यम से व्यवसाय लाता है, जैसे कि एजेंट और ब्रोकर के माध्यम से व्यक्तिगत बिक्री। फिर है बैंक इंश्योरेंस, बैंकों के माध्यम से बीमा बेचना। फिर है डिजिटल चैनलों के माध्यम से यानी वेबसाइट से या फिर मोबाइल ऐप वगैरह के जरिए। तो इन सभी माध्यम से जो है अपना बीमा इंश्योरेंस बेचने का काम करता है कंपनी, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा वो कौन सा विभाग है, दावा विभाग। यानी यह विभाग
कंपनी की साख यानी रेपुटेशन का प्रतीक है। इसका कार्य दावों वगैरह का सत्यापन करना यानी क्लेम वगैरह का सत्यापन करना, उसका त्वरित भुगतान करना यानी जल्द से जल्द रियल टाइम भुगतान करना। यह विभाग धोखाधड़ी वाले दावों की पहचान करने के लिए जांच दल की नियुक्ति वगैरह भी करता है और धोखाधड़ी से भी बचाता है। जल्दी क्लेम वगैरह भी कर सत्यापन करके तुरंत भुगतान करने में भी हेल्प करता है ये विभाग, ठीक है। फिर आगे हो गया हम लोग का निवेश विभाग। ग्राहकों से प्राप्त प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के पास आरक्षित रहता है। निवेश विभाग इस धन को सरकारी प्रतिभूतियों, स्टॉक या फिर बॉन्ड के निवेश रूप में निवेश करता है ताकि कंपनी को लाभ हो और भविष्य के दावों का भुगतान कर सके कंपनी भी अपना काम कर सके। तो ये सभी विभाग हैं जिसके माध्यम से जो है एक बीमा कंपनी काम करती है। आगे देखेंगे भौगोलिक संरचना के बारे में। तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बीमा कंपनी बहुस्तरीय भौगोलिक ढांचे पर काम करती है, जिसमें मुख्यालय होता है या पूरे देश के कामकाज का केंद्र होता है। सभी प्रकार की नीतियां यहीं बनाई जाती है कोई भी बीमा कंपनी का। फिर आगे हमारा होता है वो क्षेत्रीय कार्यालय। ये मुख्यालय और शाखाओं के बीच समन्वय यानी उन सभी के बीच जो है रहता है और बड़े भौगोलिक क्षेत्र की निगरानी करने में काम करता है यानी 4-5 राज्यों जैसे, ठीक है। फिर है शाखा कार्यालय। यह कंपनी की सबसे छोटी और प्रभावी इकाई है। यहाँ से प्रीमियम संग्रह, पॉलिसी सेवा और नए ग्राहक वगैरह का नामांकन होता है। तो ये आपका 3 शैली में 3 जो है भौगोलिक स्तर पर बांटा गया है। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि बीमा कंपनी की संरचना का मुख्य उद्देश्य जोखिम प्रबंधन और ग्राहक सेवा है। जहां मार्केटिंग विभाग बिजनेस लाता है, वहीं तकनीकी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी घाटे में ना जाए। अंत में क्लेम विभाग सही समय पर भुगतान करके ग्राहकों का भरोसा जीतता है। तो संक्षेप में अगर देखा जाए तो यह ढांचा कंपनी को व्यवस्थित रखने और लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। तो ये हमने देखा दोस्तों कि बीमा कंपनी का संगठनात्मक ढांचा के बारे में हर एक चीज समझा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई भी बीमा कंपनी है उसका प्रमुख काम के बारे में और गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करती है जो संभावित जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य अनेक के अंदस्त से कुछ हानि की पूर्ति करना। आधुनिक समय में बीमा कंपनी न केवल जोखिम उठाती है बल्कि बचत, निवेश और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है जो बीमा कंपनी का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य ये है कि हानि की जो पूर्ति है उसे पूरा करना, नुकसान की भरपाई करना। और आधुनिक समय में जो बीमा कंपनी है वो सिर्फ अब जोखिम नहीं उठाती बल्कि बचत के, निवेश वगैरह और सामाजिक सुरक्षा वगैरह के क्षेत्र में भी भूमिका निभाती है। चलिए आगे एक एक करके देखेंगे प्राथमिक कार्य इसका क्या है। तो ये बीमा कंपनी का मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है जो है जोखिम का सामूहिक वहन। कंपनी बड़ी संख्या में लोगों से प्रीमियम एकत्र करती है। यह बड़ी संख्या के नियम पर काम करती है जहां कुछ लोगों की हानि को सभी प्रीमियम भरने वाले के बीच बांट दिया जाता है। बस वही बात हो गया कि आखिर मान लीजिए 100 लोग जमा किए बीमा और किसी एक का उसमें प्रॉब्लम आ गया तो वही 100 लोगों का पैसा से जो है वो एक लोग का जो हानि हुआ, नुकसान हुआ, उसका भरपाई किया जाता। तो ये ऐसे काम करती है बीमा कंपनी। फिर आगे है आर्थिक सुरक्षा की गारंटी। बीमा कंपनी भविष्य की अनिश्चितता को एक निश्चित प्रीमियम में बदले आर्थिक सुरक्षा में बदल देती है, यानी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती है बीमा कंपनी। फिर है निश्चितता प्रदान करना। बीमा का प्राथमिक काम बीमित व्यक्ति को मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता को निश्चितता प्रदान करना है। यानी जो व्यक्ति इंश्योरेंस लिया है, बीमा लिया है, तो उसे मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता को निश्चित प्रदान करने की जो है वो रूल वगैरह एक्सेप्ट वगैरह करवाता है ताकि वो मानसिक स्थिति से सही रहे। फिर आगे है तकनीकी और परिचालन कार्य। यह कंपनी की दैनिक गतिविधियों का हिस्सा है। बीमांकिक मूल्यांकन
जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, द्वारा सांख्यिकीय डाटा का विश्लेषण कर जोखिम की संभावना का आकलन किया जाता है। प्रीमियम का वैज्ञानिक निर्धारण करना है। तो ये सब काम है बीमांकिक मूल्यांकन का। फिर है हामीदारी। अंडरराइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी यह तय करती है कि किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना है या फिर उसे रिजेक्ट करना है। ये शर्त वगैरह होती है हामीदारी। फिर है पॉलिसी प्रशासन, जिसमें प्रस्ताव पत्र की जांच, पॉलिसी बॉन्ड वगैरह जारी करना, ग्राहकों के रिकॉर्ड वगैरह का प्रबंधन वगैरह करना। तो ये सब हो गया हमारा पॉलिसी प्रशासन। फिर आगे जो है पूर्ण बीमा। जब जोखिम बहुत बड़ा होता है तो कंपनी अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी दूसरे बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। तो ये होता है हमारा पूर्ण बीमा। ठीक है, आगे देखिए जो है दोस्तों वो है वित्तीय और निवेश संबंधी काम। तो बीमा कंपनी देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ही बड़ा निवेशक के रूप में काम करती है। पूंजी का संचय करती है, यानी छोटी छोटी बचत, छोटी छोटी प्रीमियम को जमा करके एक बहुत बड़ा फंड तैयार करती है। राष्ट्रीय विकास में भी निवेश करती है। IRDAI के नियमों के तहत कंपनी इस फंड का एक हिस्सा सरकारी बॉन्ड, बुनियादी ढांचे या फिर उद्योग के निवेश में काम करती है। ये नियम के अंदर ही है, नियम के तहत ही करना होता है। फिर तरलता प्रदान करना। शेयर बाजार या फिर बॉन्ड बाजार में स्थिर बनाए रखने के लिए बीमा कंपनी का निवेश बहुत ही जरूरी होता है। तो ये जो है हमारा कहा जाए तो ये वित्तीय और निवेश संबंधी काम भी करती है। आगे देखिए सेवा और विकास संबंधी काम। दावा निपटान वगैरह करवाना, घटना घटने पर नुकसान का आकलन करना, जल्दी से भुगतान सुनिश्चित करना। यह कंपनी की साख का मुख्य आधार है, यानी रेपुटेशन का मुख्य आधार है। फिर नुकसान की रोकथाम। कंपनियां सुरक्षा मानक जैसे कि फायर अलार्म, सुरक्षा ऑडिट वगैरह को बढ़ावा देती है ताकि दुर्घटना की संभावना कम रहे। तो ये सभी चीज़ें सेवा और विकास संबंधी काम में आता है। देखिए सामाजिक सुरक्षा, जिसमें पेंशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामूहिक बीमा वगैरह हो गया। इन सभी के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो ये सभी बीमा कंपनी करती है। आगे देखिए लिखा है दोस्तों कि कानूनी और विनियामक अनुपालन। प्रत्येक बीमा कंपनी को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है, जिसमें सेल्वेसी मार्जिन बनाए रखना, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना, पारदर्शिता बनाए रखना। तो ये सभी चीज़ें कानून वगैरह में आते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि बीमा कंपनी जो हमारा है, इंश्योरेंस कंपनी का मुख्य काम जो है वो जोखिम को बांटना, लोगों का आर्थिक सुरक्षा देना, जनता से प्रीमियम के रूप में पैसा जमा कर उसे देश के विकास में निवेश करना, मुसीबत के समय में दावे का भुगतान कर परिवारों का आर्थिक सुरक्षा से बचाती है। तो ये सभी काम है एक बीमा कंपनी का, जिसे हमने अच्छे से समझा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां की ओर चलेंगे और इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन बीमा के सिद्धांतों और प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, यानी जीवन बीमा होता है, उसका सिद्धांत और कितने प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस होता है वो देखना है। तो चलिए समझेंगे हम लोग। चलिए आंसर है कि जीवन बीमा, जिसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, यह एक कानूनी अनुबंध है जिसके तहत बीमाकर्ता एक निश्चित प्रीमियम के बदले बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके नॉमिनी में जो व्यक्ति का नाम है उसको एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को तय राशि देने का वचन देती है। यानी कि वो ये वचन देती है कि आप जो है प्रीमियम हमको करवाए हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाए हैं, तो अगर आपकी मृत्यु होती है तो जो नॉमिनी में आपने नाम दिया है उन्हें जो है हम इतना पैसा देंगे, एक निश्चित राशि का जो है वचन देती है। यह न केवल जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि नियोजित बचत का भी एक सशक्त माध्यम के रूप में ये काम करता है। तो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए परिचय था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जीवन बीमा के आधारभूत सिद्धांत के बारे में, जिसमें जीवन बीमा के अनुबंध कुछ विशेष कानूनी सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। कौन कौन से? तो जिसमें पहला हो गया हम लोग का परम सद्भाव का सिद्धांत। बीमा एक विश्वास का अनुबंध है। बीमित व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, आदत और पिछली बीमारियों के बारे में सत्य जानकारी देना चाहिए। यदि भविष्य में पता चलता है कि जानकारी छुपाई गई है तो क्या होता है,
LIC इंडिया जैसी कंपनी दावा खारिज भी कर सकती है। यानी बहुत सारी कंपनी है, कोई भी कंपनी, ये कंपनी एग्जाम्पल में ले ली है। समझ लीजिए कि अपनी जो भी कंडीशन है, जो स्वास्थ्य की कंडीशन है, आदत है, या जो भी बीमारी वगैरह, उन सभी का एकदम सही जानकारी देना होता है। अगर बाद में मान लीजिए मृत्यु हो गया, जांच हुआ और पता चला कि आपने गलत जानकारी दी थी, तो आपका जो भी मिलने वाला है इंश्योरेंस वो नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हो गया बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा लेने वाले बीमित व्यक्ति के जीवन में आर्थिक हित होना चाहिए। आप केवल उसी का बीमा करा सकते हैं जिसकी मृत्यु से आपको वित्तीय हानि हो, जैसे स्वयं का हो गया, जीवन साथी का, या फिर ऋणी वगैरह का। यह सिद्धांत जुए या फिर सट्टेबाजी को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यानी आप उसी का ही करवा सकते हैं जिससे आपका वित्तीय हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका है। फिर आगे है निश्चित राशि का सिद्धांत। जीवन अनमोल है, इसलिए इसकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। जीवन बीमा में अनुबंध के समय एक निश्चित राशि तय कर ली जाती है जो घटना घटने पर पूरी दी जाती है। यानी देखिए, जीवन तो अनमोल है, इसका तो भरपाई कभी नहीं किया जा सकता, ये सही है। लेकिन जीवन बीमा के तहत एक अनुबंध में ये निश्चित राशि देने का तय कर लिया जाता है, उसमें बॉन्ड के थ्रू आपको दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि आपको अगर घटना घट जाती है तो इतना मिलेगा। तो ये एक निश्चित राशि का सिद्धांत भी रहता है बीमा इंश्योरेंस आपका। फिर है निकटतम कारण का सिद्धांत। यदि मृत्यु के कई कारण हो तो सबसे प्रभावी और निकटतम कारण को देखा जाता है। यानी किसी की मौत हुआ और बहुत सारा कारण है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे प्रभावी और निकटतम कारण है वो देखा जाता है। यदि वह कारण पॉलिसी के एक्सक्लूजन जैसे कि युद्ध वगैरह या फिर गैर कानूनी काम वगैरह के में नहीं हो तभी क्लेम मिलता है, वरना गैर कानूनी वगैरह से हो तो ये क्लेम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जांच की जाती तभी जो है आपका क्लेम मिलता है, जैसे तैसे नहीं मिल जाता है। अब देखेंगे कि बीमा, जीवन बीमा जो है उसके प्रकार के बारे में। यानी जीवन बीमा का भी बहुत सारा प्रकार होता है। तो ये देखिए, विभिन्न वित्तीय जरूरतों के आधार पर जीवन बीमा को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हो गया सावधि बीमा या शुद्ध बीमा। इसमें बहुत कम प्रीमियम पर बड़ा कवर मिलता है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी अवधि में होती है तो परिवार को पूरी राशि मिलती है, जिसमें मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता। यानी डायरेक्ट जो पैसा मिलता है वो मृत्यु के समय ही मिल जाती है, मैच्योरिटी पर नहीं मिलती अगर बीच में मृत्यु हो गया तो। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, बंदोबस्ती योजना। यह सुरक्षा और बचत का मिश्रण है। इसमें एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को मैच्योरिटी मिलती है। यदि बीच में मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को पैसा मिलता है। यह बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए भी लोकप्रिय जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बंदी बस्ती योजना। यानी क्या होता है, अगर मान लीजिए बीच में मैच्योरिटी वगैरह मिलती ही है बाद में पूरा टाइम होने पर, लेकिन अगर बीच में मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिलता है, जिससे जो है बच्चे वगैरह की शिक्षा वगैरह, शादी वगैरह के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। आगे है मनी बैंक पॉलिसी। इसमें बीमित व्यक्ति को जीवित रहने पर समय समय पर हर 5 साल में बीमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत बोनस के रूप में मिलता है। यह नियमित नकदी की जरूरत को पूरा करता है। यानी आप इंश्योरेंस जमा कर रहे हैं और हर एक 5 साल में आपको एक निश्चित प्रतिशत यानी परसेंटेज के रूप में बोनस के थ्रू मिलता है, वो होता है हमारा मनी बैंक पॉलिसी। फिर आगे है दोस्तों, वो है संपूर्ण जीवन पॉलिसी। यानी संपूर्ण जीवन पॉलिसी, यह पॉलिसी पूरे जीवन के लिए होता है। इसमें प्रीमियम एक निश्चित समय तक भरा जाता है, लेकिन सुरक्षा जो है पूरी उम्र तक मिलती है। यानी इसका एक रूल रहता है, यानी आप 5 साल भरिए, 6 साल भरिए, 10 साल भरिए, लेकिन आपका जो है प्रीमियम है, आपका जो जीवन बीमा है आपका, वो जो है वो लाइफ टाइम तक है, यानी पूरे जीवन तक है। तो ये रहता है, नियम रहता है। फिर आगे हमारा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको बोलते हैं ULIP। यह निवेश और बीमा का कॉम्बो है। प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश करता है, जिससे लाभ बाजार के उतार चढ़ाव पर भी निर्भर करता है। यानी कि अगर आपको लाभ मिल रहा है तो उस पर निर्भर करता है, यानी शेयर बाजार पर निर्भर करता है। अगर उतार चढ़ाव हो रहा है तो आपको भी लाभ जो है उतार चढ़ाव जैसा ही मिलेगा। फिर आगे हमारा दोस्तों लास्ट वो है पेंशन या फिर रिटायरमेंट प्लान। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बुढ़ापे में
नियमित आय सुनिश्चित करना, इसमें जमा पूंजी के बाद में मासिक या फिर वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। यानी क्या होता है, आपने इंश्योरेंस भरा जब आप कमा रहे हैं, अब मान लीजिए कमाना छोड़ दिए, आपका एज हो गया, बुढ़ापा हो गया, तब आपको सैलरी के जैसा जो है हर एक वर्ष यानी हर एक महीना में या फिर वर्ष में पेंशन के रूप में दिया जाता है। वो होता है हमारा पेंशन या फिर रिटायरमेंट प्लान। जीवन बीमा का जो है अब महत्व जो है वो क्या है वो देखिए। तो जीवन बीमा का बहुत सारा महत्व है। पहला हो गया हमारा पारिवारिक सुरक्षा। मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसके बाद परिवार सड़क पर आने से बचता है। यानी देखिएगा बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो वो सभी लोगों से मतलब बर्बाद होने से बचता है। उन्हें जो है एक निश्चित राशि मिलती है जिससे वो अपना बिजनेस कर सके या कुछ काम में ला सके। ठीक है। फिर है अनिवार्य बचत। प्रीमियम भरने का अनुशासन भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी बनता है। यानी कि अगर आपका जो है मेच्योरिटी वाला प्लान है, प्रीमियम है, तो अगर आप उसे भर रहे हैं तो एक ही बार जब आपको मिलेगा तो एक बहुत बड़ी पूंजी के रूप में मिलेगा जो भविष्य में आपके बहुत बड़ा काम आएगा। फिर है कर लाभ यानी टैक्स लाभ। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। यानी प्रीमियम वगैरह अगर आपको मिला अचानक तो उसमें जो है टैक्स वगैरह नहीं काटा जाता। तो ये सभी चीज़ें हैं। निष्कर्ष देखते हैं कि जीवन बीमा भरोसे और सुरक्षा का नाम है, जिसके सिद्धांत यह है सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक और कंपनी दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। जहां इसके अलग अलग प्रकार हैं यानी सेविंग या फिर निवेश हर व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करते हैं, वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा परिवार को वित्तीय संकट से बचाना है। यह न केवल एक निवेश है बल्कि अपनों के लिए एक सुरक्षा कवच के जैसा काम करता है, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, जीवन बीमा होता है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीमा के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए तथा उसके मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। बीमा का जितना भी प्रकार है वो देखेंगे, उसका क्या गुण है वो देखेंगे। आंसर देखिए, बोल रहा है कि बीमा जोखिम प्रबंधन का एक साधन है जिसका उद्देश्य है कि भविष्य की अनिश्चित आर्थिक हानि को कम करना। यानी कि देखिए भविष्य में कोई भी हानि हो सकती है, तो उस निश्चित हानि को यानी जो हानि होने वाला उसके आर्थिक हानि को कम करना, उसका भुगतान करना। आधुनिक युग में बीमा का मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है जीवन बीमा, दूसरा है साधारण बीमा। जीवन बीमा के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था अच्छे से, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीवन बीमा व्यक्ति के जीवन से जुड़े जोखिमों को कवर करता है, जिसका मुख्य प्रकार और गुण निम्नलिखित है, जो कि सावधि बीमा या शुद्ध जोखिम कवर करता है। इसका गुण क्या है तो देखिए, यह सबसे सस्ता बीमा होता है। इसमें कम प्रीमियम पर बड़ी सुरक्षा मिलती है या केवल मृत्यु की स्थिति में ही भुगतान करता है। तो ये हमारा होता है सावधि बीमा। फिर है बंदोबस्ती योजना, यह सुरक्षा और निवेश का मिश्रण है। इसमें बीमित व्यक्ति को मैच्योरिटी पर भी एक राशि मिलती है और बच्चे वगैरह को शिक्षा वगैरह, शादी वगैरह जैसे लक्षण में ये जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। यानी इसमें ये जरूरी नहीं है कि मरना है तभी मिलेगा। ठीक है। तो ये होता है। आगे हमारा मनी बैंक पॉलिसी। इसमें पॉलिसी अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर पैसा वापस मिलता है। यानी मान लीजिए 5-5 साल में आपको बोनस के तौर पर मिलते रहता है। यह तरलता प्रदान करता है जिससे पॉलिसी धारक की तत्कालीन जरूरत भी पूरी होती है। उन्हें लगता है कि हम यानी समय समय पर जो भी एक निश्चित % के रूप में मिलता है। फिर आगे हमारा यूनिट लिंक्ड प्लान जो कि ULIP। इसमें प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसमें पारंपरिक पॉलिसियों की तुलना में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है और निवेश को चुनने की आज़ादी भी हमें मिलती है। तो ये सभी जो है जीवन बीमा के बारे में था। आगे हमारा साधारण बीमा जिसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो जीवन बीमा के अलावा अन्य सभी संपत्तियों और दायित्वों का बीमा साधारण बीमा कहलाता है। यानी जीवन लाइफ इंश्योरेंस के अलावा आप कोई भी इंश्योरेंस करवाएं, गाड़ी का हो गया, बाइक का हो गया या फिर किसी भी घर का या फिर किसी भी चीज़ का, तो वो कहलाता है हमारा जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं साधारण बीमा। जिसमें पहला हो गया स्वास्थ्य बीमा। यह चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए किया जाता है। गुण इसका क्या है तो इसमें कैशलेस अस्पताल भर्ती, गंभीर बीमारियों का इलाज और प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर शामिल है। यह बढ़ते इलाज के खर्चों से बचाता है। तो ये हमारा पहला है स्वास्थ्य बीमा। दूसरा प्रकार है वो है मोटर बीमा। वाहनों के लिए बहुत जरूरी है। अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहना जरूरी है। यह चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक
आपदाओं से वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है और आपको चलाने रोड पर चलाने का भी आदेश देता है। तो ये हमारा मोटर बीमा। फिर है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा क्या है? तो आग से होने वाले नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा देना। गुण इसका क्या है? तो देखिए, यह केवल आग से ही नहीं बल्कि बिजली गिरने, विस्फोट से होने वाली क्षति वगैरह को भी कवर करता है। यानी अग्नि बीमा है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आग से जले तभी, यानी विस्फोट हो, बिजली गिरे तब भी ये कवर करता है। यह मुख्य रूप से व्यापार और कारखानों वगैरह के लिए ही किया जाता है, ये नॉर्मल इंसान आम जनता के लिए नहीं है। ठीक है। फिर आगे हमारा समुद्री बीमा। समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार या फिर जहाज़ों वगैरह का बीमा। इसका गुण अगर देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिम जैसे जहाज का डूबना, चोरी या फिर माल खराब वगैरह होने का जो है सुरक्षा देता है। तो ये हमारा समुद्री बीमा है, जो समुद्र वगैरह पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिमों में जो है सहायता प्रदान करता है। फिर आगे हमारा गृह बीमा, घर की सुरक्षा के लिए। यह घर की बनावट के साथ साथ घर की कीमती सामान को भी सुरक्षित प्रदान करने के लिए जो हमारा बीमा होता है उसे बोलते हैं गृह बीमा, होम इंश्योरेंस। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब देखिए बीमा का मुख्य गुण देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बीमा का प्राथमिक गुण यह होता है कि वित्तीय हानि की भरपाई करना। मानसिक शांति, बीमा धारक भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दे पाए, उसको टेंशन नहीं रहे कि अपने बच्चे के लिए कुछ करना या फिर मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा। तो इसलिए जो है ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। फिर आपका टैक्स बेनिफिट, जिसको बोलते हैं कर लाभ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C और 80D के तहत प्रीमियम पर टैक्स छूट भी मिलती है। यानी आपको प्रीमियम एक ही बार, मान लीजिए 2-3 लाख भी, 5 लाख भी मिल गया तो आपको टैक्स जो है वो पूरा नहीं भरना पड़ेगा, उसमें छूट दिया जाता है, उसमें एक बेनिफिट है। फिर है ऋण सुविधा। कई जीवन बीमा पॉलिसियों के आधार पर बैंक से लोन भी लिया जाता है। मतलब बहुत सारा ऐसा इंश्योरेंस जो है, यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस है, जिसको दिखा के आप जो है बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो ये सभी मतलब इसका महत्व है, आपका बीमा का मुख्य गुण है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा? तो इस क्वेश्चन में देखा बीमा जो भी है उसके प्रकार के बारे में, जिसमें हमने जनरल इंश्योरेंस देखा यानी जनरल बीमा देखा, साधारण बीमा देखा, लाइफ इंश्योरेंस देखा, उन सभी की मुख्य गुण देखा। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखा। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है कि अतः बीमा केवल एक खर्च नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी निवेश है। ठीक है। जीवन बीमा परिवार के भविष्य की सुनिश्चित करता है, जबकि साधारण बीमा व्यक्तियों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियों की सुरक्षा कवर प्रदान करता है। यानी कि जो आपका जीवन बीमा होता है वो परिवार की भविष्य की सुरक्षा करता है, और आपका जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो आपके मेहनत से बनाई गई कोई भी संपत्ति हो, उन सभी को, आपके स्वास्थ्य हो जो कि चिकित्सा सुरक्षा बीमा के तहत करता है। ठीक है। तो ये सभी था दोस्तों। हमने जो है ज़्यादा नहीं, बस 8 ही प्रश्न लिए हैं आपके लिए, और यही 8 प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। आपका जो सब्जेक्ट है वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसका एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।